अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम एक इंतहाई ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि हम सब के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है, जो दरअसल नेटवर्किंग के बारे में है। यानी दोस्तों, ख़ानदान और पेशावर अफराद का नेटवर्क बनाना और उसको मैनेज करना कितना अहम होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में या उसकी ज़हनी सेहत के लिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहल होते हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इंसान को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ही मुश्किलात के दौरान बाज़ औक़ात इंसान अकेला हर चीज़ नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान के अफराद या फिर बाकी पेशावर काउंसलर्स, माहिर नफ्सियात या फिर मेंटोर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ऐसे लोग जिनका ये सोशल नेटवर्क मज़बूत होता है वो बआसानी मसलों से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी दूसरों के साथ ना अंडरस्टैंडिंग होती है और ना ही एक मज़बूत नेटवर्क होता है, वो परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक अंग्रेज़ी की बड़ी ही मशहूर कहावत है, कहा जाता है कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, यानी कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसे कदम बा कदम दूसरों की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो उसके हवाले से हमने शेयर करनी है वो ये है, पहला पॉइंट कि दोस्तों की अहमियत। सबसे पहले दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। दोस्त वो लोग हैं जिनके साथ हम अपने ख़यालात, अपने एहसासात और अपनी मुश्किलात को बांटते हैं। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमें समझता है, हमारी सुनता है और हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर कि अगर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो वो आपको ना सिर्फ जज्बाती सपोर्ट करता है बल्कि अमली भी मशवरा देता है। तो इसलिए अच्छे दोस्तों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। दूसरा ये कि ख़ानदान की हिमायत। ख़ानदान वो एक मज़बूत सतून होता है, पिलर होता है जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। और वालिदैन, बहन भाई और बाकी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में हमारे साथ होते हैं। ख़ानदान की सपोर्ट हमें एहसास दिलाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी में खुश और हमारे गम में शरीक होते हैं, जिनके लिए हमारी ज़ात, हमारी खुशी उनकी अपनी खुशी से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पर कि अगर किसी को किसी परेशानी का सामना होता है ना, तो ख़ानदान के अफराद उसकी इतनी ज़्यादा मदद ज़रूर करते हैं जितनी वो कर सकते हो। और कभी कभी इंसान के लिए थोड़ी सी मदद भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल वैसे ही हमारे ख़ानदान की भी एक अहमियत है हमारी लाइफ में। दूसरा ये कि पेशावर अफराद की मदद। तीसरा और ये अहम हिस्सा है हमारे ख़ास तौर पर जो पेशावर लोग होते हैं उनमें हमारे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, हमारे काउंसलर्स आ जाते हैं जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, जिस तरह हम लोग उनको बुला के भी इस पर बात कर रहे होते हैं। ये लोग शामिल होते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। हम बहुत बार अपनी सोचों में उलझ जाते हैं और ख़ुद को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसी हालत में वाहिद हल यही होता है कि कोई हमारी सोचों को समझे, उन्हें हमारे सामने बयान करे ताकि हम अपना फ़ैसला सही तरीके से कर सकें। और वैसे भी उनका तो काम ही यही होता है और उनसे मदद लेना कोई कमज़ोरी की बात नहीं होती, बल्कि ये एक कह ले कि पॉजिटिव कदम होता है। बड़े बड़े लोग शायद जिनके मुतालिक आप सोच भी नहीं सकते होंगे ना, वो भी उनसे मदद लेते होंगे। तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ? हाँ, ये अलग बात है कि हमारे मुआशरे में इसे मनफी ज़रूर समझा जाता है, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये मनफी है। एक खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है। खुशहाल ज़िंदगी एक अमल है, ना कि कोई हालत या फिर कैफियत। इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी चाहिए। ये तो बस एक सिमत है जिस पर हमें चलना होगा, मंजिल नहीं है। और इन तीनों चीज़ों को हासिल करके हम अपना नेटवर्क बेहतर बना सकते हैं। आपको इसकी ज़रूरत को समझना चाहिए और इन सब किस्म के अफराद के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, उन्हें बरकरार रखना चाहिए ताकि एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी हम गुजार सकें। तो ये आज का पैगाम था कि किस तरह जो ये ख़ास तौर पर पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे दोस्त, हमारे ख़ानदान के लोग, और ख़ास तौर पर अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों पिलर से भी आपका काम
नहीं बन रहा, या आपकी मुश्किलात कम नहीं हो रही, आपकी सोचें, आपकी उलझनें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आप प्रोफेशनली भी उन लोगों के पास जा सकते हैं जिनका वाकई ये काम है कि वो लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी उलझनें हैं, उनकी सोचें हैं, उसको बेहतर तरीके से उनके सामने असेंबल कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीनों पिलर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आज का पैगाम। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद इस हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हर वो शख्स जो अपना वज़न कम करना चाहता है, ये वही जानता है कि जिस्म पर जो अज़ाफ़ी हमारा वज़न होता है वो उतारना कितना मुश्किल हो जाता है। थका देने वाली हम वर्जिशें करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, और सबसे बढ़कर के मुश्किल परहेज़ करना, ये सब कुछ आसान नहीं होता है उस बंदे के लिए जो कि डाइट कर रहा होता है या जिसने अपना वज़न कम करना होता है। अक्सर ये कुछ दिन की प्रैक्टिस तो होती है, थोड़ी बहुत कामयाबी तो ज़ाहिर करती है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं हो पाती है। 1-8 किलो वज़न कम कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ख़ुद पर जबर करके, भूखे रहकर, वर्जिशें करके जो थोड़ा बहुत हम वज़न कम कर लेते हैं, उसे वापस आने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। शदीद मोटापा या फिर ज़्यादा वज़न मयार ज़िंदगी को भी हमारे ख़राब करता है, और सबसे अहम बात ये कि ये मुतवक्के उम्र को भी कम करने में जो है मददगार साबित होता है, मतलब कि उसका सबब बनता है। तो आज के सेगमेंट में हम इलाज बिलखसूस ग़िज़ा के हवाले से इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे और हकीम साहब से ये जानेंगे कि वज़न को हमने कम कैसे करना है, इसके साथ मैदे के मसाइल से किस तरह हमने बचना है, और ख़ास तौर पर क्योंकि एस्थमा का प्रॉब्लम भी इस ख़ास तौर पर मौसम में जो है, मॉनसून का मौसम, उसके बाद जो मौसम आ रहा होता है उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं और एलर्जीज़ इसमें जो लोगों को होती है। इस्तेमा भी एक एलर्जी है, दमा जिसको कहा जाता है, ये भी एक एलर्जन ही होता है। तो इसके भी पेशेंट जिनके लिए ये मौसम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो जो दमा के लोग हैं उनके हवाले से भी हम पूछेंगे हकीम साहब से कि उनका इलाज क्या है, दमा होता क्या है, क्या क्या परहेज़ करनी चाहिए, और उनके पास ख़ास तौर पर दमे के हवाले से और मोटापे के हवाले से क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, अद्वियात या बाकी चीज़ें। तो इस पर बात करने के लिए हकीम मोहम्मद उस्मान गनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये जिस तरह हमने बात की है कि मोटापा जो है वो हम सबका दुश्मन बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे तो बाहर के ममालिक में भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी इस फील्ड में ख़ास तौर पर हिकमत के अंदर क्या वज़न कम करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं? इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने आर्जी वज़न को कम करना है। अच्छा। आर्जी यानी कि ठीक है, आर्जी में हम कोई ऐसी अद्वियात खाते हैं जो हमें मोशन लगा दे या यानी कि कमज़ोर कर दे, उससे बहुत ज़्यादा बल्कि नुकसान होता है और मेटाबॉलिज्म इंसान का कम हो जाता है। ओके। और इस तरह वज़न कम करने से समझ लें इंसान मज़ीद बीमारी की तरफ चले जाता है। हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ग़िज़ा खाते हैं ना, वो तीन ही है, या प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फैट्स है। हाँ जी। हम कोशिश करें कि जो फैट्स वाली चीज़ें ना उसको डिटॉक्स करने के अमल वाली चीज़ें खाएं। अच्छा। ताकि पहली बात तो मोटापा बढ़े ही ना, अच्छा। और अगर बढ़ जाए तो ये फौरी डिटॉक्स होने के बाद हमें कोई बहुत ज़्यादा ना अमल करना पड़े, ये खारिज हो जाए। हम खारिज इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, हाँ। वो फटकड़ी बिरियाँ ले लें। फटकड़ी नहीं होती है, फिटकरी जो जिसको कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ अजवाइन मिक्स कर लें। अच्छा। ये बराबर वजन में जब ले लेंगे हम, हाँ। तो इसको हम जो है ना शहद वाले पानी के साथ आधा आधा चम्मच खाएं सुबह शाम। तो नहीं, इसका पाउडर बना के पाउडर बना के अजवाइन और फिटकरी का पाउडर फिटकरी को बराबर मिकदार में हम रख लेंगे इसको। ओके। और उसको शहद वाले पानी के साथ हमने एक चम्मच उसको रोज शहद वाले खाना है। पानी के साथ खाना है। एक यानी कि अगर टीस्पून ले तो एक चम्मच, अच्छा। अगर बड़ा चम्मच ले तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना है। सुबह फैट्स का डिटॉक्स खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद फैट्स हमारे जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगी, और कितना आसानी से जो है ना वो मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। और लोग फिर ये कहते हैं कि अच्छा हम ये खाएंगे, ये वाला अगर चीज़ें हम टोटका कर रहे हैं तो हम बाकी अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रखेंगे, हम अपनी डाइट भी वैसे रखेंगे, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो इसके साथ भी करने की ज़रूरत है कि नहीं करने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर। एक्सरसाइज वैसे हर इंसान को करनी चाहिए, करनी चाहिए, हर इंसान को ज़रूर करनी चाहिए। बल्कि
बहुत सारी, ये नहीं कि सिर्फ मोटापे से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। हार्ट की बीमारियों से एक्सरसाइज बचाती है, स्टमक की बीमारियों से एक्सरसाइज बचाती है, और बहुत सी बीमारियों से एक्सरसाइज बचाती है। करनी चाहिए। अगर नहीं कर वाला बिलफर्ज थोड़ी कोई सुस्ती है तो ये करने से कम अज कम फैट्स डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फैट से निकलना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ जो है ना, काले चनों का शोरबा भी फैट को डिटॉक्स करता है। हमारे घरों में जो बनते हैं काले चने, जितना लंबा शोरबा बनाएंगे अच्छा, उतनी जल्दी फैट डिटॉक्स करेगा। मसलन अगर हम इसको 400 ग्राम चनों में 4 किलो पानी डाल लेते हैं, 4 किलो पानी, अच्छा, और बॉयल करने के बाद वो तकरीबन 3 kg या 2.5 kg रह जाए, अच्छा ठीक है, वो सारे दिन में थोड़ा थोड़ा पिए। लेकिन उसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी, अच्छा, काली मिर्च, ब्लैक पेपर वाला वो काले चनों का शोरबा हो, वो भी फैट को डिटॉक्स करता चला जाएगा। ओके। और बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे। मैंने तो बल्कि हैरानकुन रिजल्ट देखे कि 2-3 हफ्तों में ही 2-2-2.5 kg वजन नीचे आना शुरू हो गया, जिसका फैट्स की वजह से। ये भी होता है मोटापा, बाद का बीमारी की वजह से भी हो जाता है, कोई मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं, मेटाबॉलिज्म बीमारियां होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो मोटापा जाएगा। अगर आम मोटापा है वो इससे जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 टोटके घर पे कर लें, आपका जो वजन है वो कम हो जाएगा। वो कम होना लेकिन अब जैसे बहुत से लोगों को शुगर होती है, बीपी का प्रॉब्लम, बीपी हाई रहने का प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या वो लोग भी ये कर सकते हैं या उन्हें नहीं करनी चाहिए? वो कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ये काले चना का शोरबा तो शुगर के लिए बेहतरीन इलाज है। बल्कि शुगर वाला मरीज अगर काले चने शुरू कर दे ना पीने, तो उसको इंसुलिन छोड़नी पड़ जाएगी अगर काले चने खाना शुरू कर दे और इस तरह शोरबा पीना शुरू कर दे। अच्छा, वो कहेगा मैंने इंसुलिन नहीं लगानी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर मैं इंसुलिन लगाता हूँ बल्कि शुगर कम हो जाती है, मुझे इंसुलिन छोड़नी पड़ रही है वो। ओके। और वो जो दूसरे वाला आपने जो पाउडर बताया है वो भी कर सकता है, वो भी कर सकते हैं। इनकी कोई कॉम्प्लिकेशन? कोई मसला नहीं है इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको लगता है कि हमें ग़िज़ा भी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए जब हम इस जर्नी में जाते हैं? तो हाँ, ग़िज़ा चेंज करनी चाहिए। फास्ट फूड तो सबसे पहले ज़िंदगी में निकालना चाहिए। अच्छा, फास्ट फूड नहीं निकालेंगे तो फैट मजीद बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने आजकल ये भी सुना है, जो मुरब्बे पहले ज़माने में लोग खाते थे वो वाले मुरब्बे भी आजकल खाए जा रहे हैं फैट लॉस करने के लिए, वाकई ऐसा है? बही का मुरब्बा खाएंगे तो फैट लॉस होगा। किसका? बही का। बही दाने का मुरब्बा नहीं होता, बही का। अच्छा, इसको सफरजल भी कहते हैं हम। ओके, ठीक है ना। इसका मुरब्बा खाएंगे तो फैट्स जो है ना कम होगी। ओके। लेकिन आंवले का खाएंगे, गाजर का खाएंगे, फिर फैट्स बढ़ेगी, फैट्स ज्यादा होगी। ठीक है ना। सेब का खाएंगे दरमियान में रहेगी, ना फैट्स बढ़ेगी अच्छा, ना कम होगी। लेकिन इनको धो के खाना चाहिए इंसान को। ओके। बल्कि मैं तो कहता हूँ काट के भिगो ले रात को, जितनी इनका मीठा निकल जाए ना, मुनासिब मीठा रहे जितना हमारे जिस्म को जरूरत है। हम क्या करते हैं, मुरब्बा शीरे से पकड़ते हैं और खा लेते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह वाली बात है। ओके, हमको धो के खाना चाहिए, ठीक है, मीठा निकाल के खाना चाहिए, फिर भी मीठा रहता है। और इतना मीठा तकरीबन हमारे जिस्म में जज़ब हो जाता है, कोई उसका इतना मसला नहीं होता। ठीक है। तो मुरब्बे के हवाले से भी हमने आपको बता दिया कि कौन सा मुरब्बा आपकी फ़ैट लॉस जर्नी के लिए बेहतर हो सकता है। जिस तरह मैंने बात की थी कि ग़िज़ा के हवाले से भी हम बात करेंगे कि हमारा मोटापा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम किस तरह मोटापा कम कर सकते हैं। दूसरा दमे के हवाले से भी हम बात करेंगे कि दमा क्या होता है। तो ये मौसम भी हकीम साहब बहुत से लोगों के लिए, ख़ासतौर पर अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आगे पोलन का भी सीज़न आने वाला है और ये मानसून के सीज़न में भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये दमा होता क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं? दमा जो होता है ना, जब सांस की नालियाँ सिकुड़ती है ना, सादा अल्फाज में, तो इनके अंदर सिक्रेशन या रतूबत बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से हमारा सांस में दिक्कत पेश आती है, दुश्वारी पेश आती है, इसको ही दमा कहते हैं। और एक बात इसमें ज़हन में रख लें कि दमे के जो मरीज़ होते हैं ना, उनको सांस निकालते वक्त जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं, अच्छा, वो ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ओके, उनको ज़्यादा मुश्किल इंस्पिरेशन में नहीं ज़्यादा मुश्किल होती, एक्सपिरेशन में ज़्यादा मुश्किल होती है। सांस निकालते वक्त उनमें बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। अच्छा, तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों दमे की बीमारी इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है, और क्या इसका ख़ासतौर पर दमे का उम्र के साथ भी लिंक है कि नहीं है, एज के साथ? हमारी दमे का उम्र के साथ कोई लिंक नहीं। हमने बच्चों को होते देखा है, बड़ों को होते देखा है, नौजवानों को होते देखा है, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा होते देखा है। बुढ़ापे में क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है ना, क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम कम हो जाता है, तो दमे के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब तो हमने नौजवानों में बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऐसी फैक्ट्रियों में, ऐसी जगह पर, ऐसे उनके कारोबार हैं जहाँ जो है ना माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि
यहाँ तो धुआं बहुत ज़्यादा है, यहाँ वो जो है ना उनकी वजह से वो सांस की नालियों के अंदर जाता है, ये जब फेफड़ों में जाता है तो ये एरिटेशन पैदा करता है। जब एरिटेशन होगी तो फिर सांस में दिक्कत होगी, बिलाखिर दमा तो होगा ना फिर। ठीक है, आजकल जो सबसे ज़्यादा दमा पाया जाता है एलर्जी का दमा जिसे हम कहते हैं। अच्छा ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं जो इंसान के मिजाज के मुवाफिक नहीं होती, अच्छा जब वो अंदर जाती है ना तो वो भी फेफड़ों में जाके इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, अच्छा। जिसकी वजह से इंसान को दिक्कत अब होती है, आजकल दुश्वारी जैसे पेश होती है। हमारा जो शहर लाहौर है वो पोल्यूशन में नंबर 1 पर रहता है, फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर रहता है, तो क्या उसकी वजह से भी इसके पेशेंट्स जो बढ़ते हैं? लाहौरियों को तो समझने का डस्ट एलर्जी पक्की है अब। यानी कि 100 में से 90% जो है ना, जो मेरे देखने में आई है, आमतौर पे थ्योरी देखें तो फिर ये 45% कहते हैं कुछ। अच्छा। वो कहते हैं भाई हर 10वें पेशेंट को है, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि यह हर 10वें पेशेंट को है। मैं अब समझता कि 100 में से 90% अब डस्ट एलर्जी के मरीज बनते चले जा रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से बनते जा रहे हैं, यानी कि कभी उनको आज महसूस हो रहा है तो शायद महीने बाद महसूस हो। अच्छा। यानी कि थोड़ी थोड़ी उनकी कैफियत उनके अंदर रहती है वो। ओके, तो इसकी अगर साइंस एंड सिम्टम्स के वाले से, अलामात के वाले से बात करें तो क्या क्या अलामात इसकी बुनियादी हो सकती हैं? बुनियादी 4 अलामात होती है। खांसी का बार बार मतलब ठीक हुई है फिर लग जाती है, फिर थोड़ी सी ठीक हुई है फिर लग जाती है। सीटियों की आवाज़ आना सांस में जब से। सांस आप ले रहे हैं तब हाँ, तो सीटियों की आवाज़। सीटियाँ जो है ना चारी होती हैं, थोड़ी भी बाज की चारी सवेर हो जाए तो ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है। ऐसे हम बिल्कुल आहिस्ता चलें तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। बैठे हैं सांस की तंगी महसूस हो रही है, फिर ये सारी अलामत। ये तो अब तो 80 या 90% लोगों का टेस्ट भी ना करवाएं तो इन अलामत से ही बंदे को जो है ना पता चलता था कि ये जो है ना दमे का ही पेशेंट है, ये दमे का पेशेंट है। हकीम मोहम्मद उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इधर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक नई रिसर्च हमारे सामने आई है और जिससे हमें ये किया पता चला है कि 40 साल की उम्र में इस्तेमाल की गई जो ग़िज़ा है वो 70 साल की उम्र में जाकर जिस्म पर असरअंदाज होती है। यानी हम जो खाते हैं या जो भी पी रहे हैं इसको नतीजा 70 साल की उम्र में हमें इसका नतीजा मिलता है, और जब हमें सेहतमंद ज़िंदगी की शदीद ज़रूरत पड़ती है और 40 साल की उम्र के बाद अगर मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो 70 साल की उम्र में सेहतमंद बुढ़ापे के मौके 43% से 84 जो फ़ीसद है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जिस्म के अफ़ाल समेत हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें किन किन सेहतमंदाना आदात को अपनाना चाहिए, कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स को हमने अपनाना है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि आजकल के दौर में जो हड्डियों का बुरबरापन है या हड्डियों के मसाइल हैं, दर्दें बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही हैं, वो मर्द हजरात हों या फिर ख़वातीनों, दोनों में। इवन दो कि आजकल बच्चे भी इस चीज़ के हवाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रही है। तो इसकी वजह क्या है, इसको किस तरह केटर किया जा सकता है, इलाज क्या है इसका, इस पर हम बात करेंगे। डाइट के हवाले से हमने बात करनी है, ग़िज़ा के हवाले से उस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके बाद इस सारे प्रोसेस को मेडिकली हमें बताने के लिए हमने बुलाया है प्रोफेसर डॉक्टर असद अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, आप ही से स्टार्ट करूंगी बिकॉज़ ये जो मसला है और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और जैसे मैंने बात की है कि ये पहले हम देखते थे, कहा जाता था कि अगर आपके हड्डियों में दर्द शुरू हो गया ना तो समझे कि आप बुढ़ापे की तरफ जाते जा रहे हैं, और ये आफ्टर 40-50 देखा जाता था। अब बच्चे भी इस चीज़ की जो है कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे मसल्स में पेन हो रही है, हमारी हड्डियों में, टांगों में दर्द हो रही है, कंधों में दर्द हो रही है। तो ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि इतना ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी मैडम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि निचली हड्डियों की दर्दें, भुरभुरापन जो समझा जाता था कि ओल्ड एज की बीमारियाँ हैं, बुढ़ापे में आएंगी, और अब हम लोग अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि छोटे बच्चे आके हमें कंप्लेन करते हैं जी हमारी हड्डियों में दर्द हो रही है, हमसे कमर में दर्द हो रही है, चलना फिरना मुश्किल होता है, खेलना मुश्किल होता है।
तो बिल्कुल ये बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो गया। इसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम लोग 3 टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर बच्चों में हमें कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है तो उसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। ओके। उसी तरह अगर अडल्ट एज में आफ्टर द टीन एज अगर कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ओके। और अगर यही प्रॉब्लम ओल्ड एज में, ओल्ड एज जिसको हम लोग आफ्टर द एज ऑफ 50 बोलते हैं, फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल है और मेल्स में भी आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर वो होता है तो उसको ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। ये 3 अलामात या 3 डायग्नोसिस हमारे बनते हैं अगर किसी भी मरीज़ को हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोन एक्स हैं, पेन्स हो रही हैं, उसकी हम लोग ये इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको आम ज़बान में आपको समझाना चाहूँ तो जो रिकेट्स के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो टीन एज में आ रही है। मतलब जवान जो बच्चे अभी किस एज ब्रैकेट के होते हैं? जुवेनाइल बच्चे, मतलब जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के दरमियान में आ रही है, फिर 12 से 17 साल 19 साल के बच्चों में तो रिकेट्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह से इनकी हड्डियों के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ापन, टांगों का टेढ़ापन, घुटनों में से जीनो वैल्गम, क्यूबडस वैल्गस, कोनियाँ बाहर को आ रही हैं, स्पैडिंग हो रही है, मोटे और चपटा माथा ऐसे बोलते हैं। इस तरीके से हमें प्रेजेंट करते हैं विद बोन एक्स, लिथार्जिक। अच्छा, इसका जो इंसिडेंस का रेज की वजह है उसमें जो हमारा प्लेग्राउंड से दूरी है वो दिस इज़ द मेन कॉज। ओके। हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी दे लव टू प्ले वीडियो गेम्स, दे लव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी विद PlayStations and mobile phones and all the gadgets. So they don't want to go outside. And the second reason is कि अगर आप बाहर जाते भी हो तो आज से अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले 15 साल पहले तो मौसम इस तरह का एक्सट्रीम नहीं था जिस तरह अब है जिस तरह का। लाइक 3 से 4 महीने में स्मोक का देखना पड़ता है। स्मोक के बाद शदीद सर्दी होती है, उसके बाद अगेन स्मोक का शदीद गर्मी भी पड़ती है। इस दफा तो बहुत ही हाल बुरा हो गया। इस सब को देखते हुए डेफिनेटली हमारा जो प्लेग्राउंड्स में जाने वाला एक रुझान था वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। तो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, लैक ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम हड्डियों में जाना, वो हम लोग बिल्कुल लैक कर गए हैं। ठीक है। अगर हम लोग ऑन द अदर साइड बच्चों से निकल के एडल्ट्स में जाएं, फीमेल्स में आते हैं या मेल्स में भी आते हैं तो हम लोग जैसी धूप में जाते हैं तो साथ ही गाड़ियों में सनस्क्रीन शेड्स लगे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं और कोई ना कोई चीज़ रोक ले अपने आप को, जी धूप से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें अगेन जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन एक नेचुरल एब्जॉर्प्शन है उससे वो रोक लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मैडम जिस तरह आपने स्टार्टिंग में डाइट का हवाला दिया, अनफॉर्चुनेटली दूध जो एक मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है कैल्शियम की, जो हम लोग कमी पूरी करते थे, अब वो मेरा ख्याल है कि हमें प्योर नहीं मिलता है ना। हाँ जी, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेते हुए अगर हम लोग और आगे चले जाते हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने जिक्र किया, तो ओल्ड एज के अंदर जो हो रहा है तो उसके अंदर आम जुबान में हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग कहते थे यार 5F याद कर लो। वो 5F के होते थे कि मैडम चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर मोर कॉमन इन दीज 5Fs। ओके। ये हम जनरल पब्लिक को अगर 5F याद रखें तो फर्स्ट F इज फॉर फीमेल्स। ओके। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन फीमेल। ठीक है। नंबर 1 इज फीमेल। अगला F इज 50। Okay. After 50. After 50. 50 is the post menopausal age. 50 के बाद हम लोगों की हड्डियों में भुरभुरापन और सब कुछ और होता है। Third F is fading bone. कि हड्डियाँ हमारी फेड हो जाती हैं, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होना शुरू होती हैं। Again that is after the age of 50. Fourth F हम लोग कहते थे कि जी history of fall. अच्छा, कि कहीं गिरे हुए हैं, कहीं हड्डी टूटी है या कहीं टूट सकती है, हड्डी गिरोगे तो चोट आने सकती है। और जो लास्ट F है that is important F, that is fat. Okay. और मोटापा अगेन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक सिंपल ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम लोग सिनाइल पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या मेल्स के अंदर सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जनरल पब्लिक में इंसिडेंस बराबर हो जाता है। तो उसके लिए ये 5F जानना बड़ा ज़रूरी था। तो आज हमें पता चल गया है कि इन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो डॉक्टर हिबा आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से
फिर एडल्ट्स के अंदर, फिर ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें कॉमन तो मुझे ये लगता है कि फूड ही है, जो कि हम लोग बचपन से नहीं खा रहे होते और वो बुढ़ापे तक हमारे साथ जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां आने लगती हैं। तो क्या फिर ऐसा फूड हमें बच्चों से देने शुरू करना चाहिए जो कि, और जिस तरह ये रिसर्च भी हमारे सामने आई कि अगर आप 40 साल की उम्र में वो ग़िज़ा खा रहे हैं तो 70 साल की उम्र में जाके वो लगना शुरू हुई है या उसके असर आना शुरू हो गए, तो वाकई ऐसा होता है? अच्छा, बच्चों से जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था, बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों में देखें आजकल नेचुरल चीज़ों की तरफ हम कम होते जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो जितना प्रोसेस्ड फूड हो जाता है उतना वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब देखिए जैसे बात आती है, छोटा बच्चा जब ग्रोइंग एज में जा रहा होता है उसको कैल्शियम और विटामिन डी की नीड होती है। पेरेंट्स को नहीं पता चलता, हालांकि वो आकर कंप्लेन कर रहे होते कि हम खेलते हुए हमारी टांगों में दर्द है, हम भागा नहीं जाता, हमसे स्कूल में खेला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जैसे सर ने कहा प्लेग्राउंड से दूर है। प्लेग्राउंड से दूर के साथ साथ उनकी डाइटरी इंटेक इतनी लो हो जाती है कैल्शियम और, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है कि किस चीज़ में कैल्शियम है, किस चीज़ में कैल्शियम नहीं है। अब देखिए हम छोटी छोटी चीज़ों भी अगर उनकी डाइट में ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम सिजन सीड कहते हैं, वाइट तिल जिसको कहते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है। ठीक है, उनको बच्चों की सूरत में देना, उनको जैसे उनकी रोटी बना कर दिया उनमें वो वाइट तिल लगा कर दें, थोड़ा सा उसमें से चला जाता है, दूध से चला जाता है। कोशिश करें कि एनिमल फैट्स यानी कि फ्रेश मिल्क, बेशक जो भी है जिस तरह भी है, उसमें से एनिमल फैट एक्सट्रैक्ट तो नहीं हुआ होता ना, तो वो दें बच्चों को। जितना भी बेशक 1% उसमें कैल्शियम उनको जा रहा है, तो जा तो रहा है ना, उनको मतलब उनकी हैबिट इस तरह बनाए, उनकी डाइटरी हैबिट ऐसे होनी चाहिए कि उनके बॉडी में हर न्यूट्रिएंट और मिनरल जा रहा हो, जिसमें आपको पता हो आपने सुबह एक एग दिया, उसमें भी विटामिन डी है। एग योक इज वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन हमारी माएँ जो है ना, पेरेंट्स बच्चों को देखते हुए कि वो अंडा नहीं खाते, अंडे की जर्दी नहीं खाते, सुबह नहीं खाया जाता। अब देखें स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, वो मोस्टली आपने देखा होगा 70-80% बच्चा नाश्ता करके जाते हैं। क्यों? माएँ कहती हैं कि उनका दिल नहीं करता, उनको वॉमिट आ जाए। देखिए जिस तरह हम ग्रोन अप करेंगे ना बच्चे को, वैसे ही उसने ठीक है, वो हमारे तरीके से चलेगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर असद ये मुझे बताइए कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेरिटी हो गई है, अब ख़ास तौर पर जब बुढ़ापे में 40 अबव होते हैं, तो ख़वातीन में भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये बोन हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो इसका इलाज क्या है फिर? इलाज, चले डाइट तो हम बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ इलाज भी करवाना ज़रूरी है। किस तरह का इलाज होगा और ये क्या लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? अच्छा, इसमें जब हम लोग ओल्ड एज में पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमने उसकी कंप्लेंट को देखना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर उसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो जॉइंट्स, ये मिसकंसेप्शन है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का होता है। अच्छा, जॉइंट्स का नहीं होगा जी। जॉइंट्स में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा। आर्थराइटिस में भी ओल्ड एज का आर्थराइटिस और है, जिसको हम लोग आम ज़बान में ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड होता है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन किसी भी एज में हो सकता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज टिपिकल बोन पेन, हड्डियों में दर्द होगी, जिसकी वजह से हड्डी कमज़ोर होगी और इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि जिसमें उसके टूटने के चांसेस एक आम नॉर्मल हड्डी की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस, इसकी मिसाल एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, दोस्तों में जब भी हमने भी पढ़ा ये कि एक दीवार में से अगर हम लोग एक ईंट निकाल दें तो दीवार अपनी जगह पे खड़ी रहेगी लेकिन कमज़ोर हो जाएगी। अगर हम लोग प्रॉपर दीवार बगैर ईंट निकाले देखें, उसको दिखा दें, नहीं गिर सकती, लेकिन अगर उसमें से एक ईंट निकाल दें तो स्ट्रक्चर उधर ही रहेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और वो हल्का सा 2 या 3 धिक्के लगाने से उसको गिर सकता है। तो सेम इज द एग्जांपल विद आवर बोन, कि बोन इतनी को कमज़ोर हो जाएगी कि टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उसमें पेन्स और वीकनेस आ जाती है। ठीक है। जबकि जोड़ों के अंदर आपको जो 2 हड्डियाँ, जैसा ये नी जॉइंट है, तो फीमर और टिबिया जब आपस में जुड़ती हैं आर्टिकुलेटरी सरफेस, तो रगड़ खाने से उसके अंदर कमजोरी और उसका इन्फ्लेमेशन आ जाती है और आर्थराइटिस डेवलप होता है। उसके आपने इलाज के बारे में जैसा पूछ रहे हैं, तो इसमें सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को, फीमेल को 45-50 साल की उम्र में अगर आर्थराइटिस का मर्ज लग जाता है, तो उसमें हम लोग उसको सबसे पहले डायग्नोज करें। सबसे जो हमारा मेन वेट बेरिंग जॉइंट है वो नी जॉइंट है, तो सिंपल एक्सरे दोनों घुटनों का खड़ा करके या वेट बेरिंग करवाने से हमें आइडिया हो जाता है कि इसका घुटना किस स्टेज पे है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर सिंपल हम लोग उसको नी प्रोटेक्शन, नी सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। हम उसे कहते हैं यार घुटने के ऊपर
ये नी कैप चढ़ा लो चलते फिरते, इससे आपकी नी स्ट्रेंथन अप हो जाएगी, इसमें आपकी अलाइनमेंट ठीक रहती है। ठीक है। देन बर्फ़ आइसिंग का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। Okay. आइस पैक्स के साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग या आइसिंग करने से घुटने के अंदर दर्दों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Okay. थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एक्सरसाइजेस। ओके। अब घुटने के लिए हम लोग आइसोमेटिक नी एक्सरसाइजेज जिसके अंदर स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग करने से आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप रहते हैं और ठीक है। उसको जॉइंट को आर्टिकुलेटिंग सरफेस उसकी नॉर्मल रखते हैं। फिर अगर हम लोग दवाई की तरफ आते हैं तो बहुत अच्छे सप्लीमेंटेशन आ चुकी हैं, लेकिन ये सब हमें एक्ट कर रही हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। ठीक है। इनिशियल स्टेजेस है कि ग्रेड 1 के ऊपर हम लोग इसको कर लें ताकि हमारा घुटना खराब होते में जैसा हमने कहा ये 40 साल की रिप्लेसमेंट की तरफ ना ना जाए जाए, हम। हमारा ठीक है। रिप्लेसमेंट होता है ग्रेड 4 के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल एंड पे कि जब एंड के आपका ऊपर जब बिल्कुल ही खत्म नकारा हो गया, हो गया, 100% खत्म डैमेज हो गया, नाउ वी ठीक शुड है। गो फॉर अ टोटली रिप्लेसमेंट। हमारा एम एज अ डॉक्टर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये ठीक होता है है। कि हम लोग जितना अर्सा इसको लिंगर ऑन कर सकें। इसमें आजकल एक लेटेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसे PRP कहते हैं। यस ग्रेड 1-2 में PRP हैज एन एक्सीलेंट अच्छा। रोल। यस, उसके Okay. साथ क्या होता है कि कार्टिलेज की डीजनरेशन को वो रोकता है और Oh. रीजनरेशन का Wow. प्रोसेस स्टार्ट रखता है। तो ये चीज़ें फिर आपने सप्लीमेंटेशन पूछा तो उसमें ग्लूकोजामिन्स, कोंड्राइटिन्स, हाइलोनिक एसिड, MSM, कोलेजन्स का कॉम्बिनेशन बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ग्रेड 1 में इसका बहुत अच्छा रोल ओके, है, वो तो कर सकते ये हैं। सारी चीजें जो है और- ये तभी होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर बताएं। या आप You need न्यूट्रिशनिस्ट to- के yes, पास उसका जाएंगे। हाँ। डायग्नोसिस आपका बने और देन। हाँ। अच्छा, इसमें मैं सॉरी एक चीज़ और ऐड करूंगा कि हमारे माशरे के अंदर एक स्टडी भी हमने कंडक्ट कराई यहाँ ठीक पे पंजाब रेंजर्स टीचिंग हॉस्पिटल में। उसमें हमने देखा कि नॉर्मल जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं उसमें अगर हम लोग विटामिन डी का टेस्ट करवाते थे तो विटामिन डी इज़ ऑलमोस्ट 72% Yes. डेफिशिएंट इन फीमेल्स। ओके। अगर 100 पेशेंट्स हमने डाटा हाँ। लिया तो 72% में विटामिन डी डेफिशिएंसी थी। सही। अब विटामिन डी का टेस्ट इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव टेस्ट, Expensive है, तकरीबन हाँ। 4800 मतलब तक 4 से आता है, 5000 तक हाँ, ये टेस्ट हाँ। होता है। तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर ये सिम्टम्स हैं तो सिंपल कोली कैल्सिफ्रोल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको लगता है कि यार मुझे दर्दें हैं और मैं ये टेस्ट नहीं करा सकती हाँ, या करा तो आप सकता, ये खा लें। एक कैप्सूल कोली कैल्सिफ्रोल ओवर द काउंटर अवेलेबल होता और है। इसका कोई कॉम्प्लिकेशन इसका यूजुअली अगर आप एक कैप्सूल या जिस तरह अगर आपको बगैर और ये टेस्ट के daily कर रहे खाना हैं, है? नहीं, ये वंस इन अ मंथ लेना है। Once in a month. Once a month Okay. लेना है अगर आप टेस्ट नहीं करवा रहे। अच्छा। आइडियली वी शुड और गो अगर फॉर अ आपको इस टेस्ट। तरह के साइंस एंड Symptoms सिम्टम्स आ आ रहे रहे हैं, हैं तो yes, you can take. आप एक ये- क्वेश्चन हाँ, सर से जरूर। पूछना था कि सर ये बहुत से जैसे आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में आपने बताया तो वॉक वाला सिम्टम कहाँ पे बैन करते हैं? जब हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वॉक इज गुड इसमें, लेकिन जब हम लोग ने वॉक करनी है, आप अगर बाहर के माशरे में देखें मगरबी ममालिक जी, जी। दे यूज्ड टू होल्ड अ स्टिक। हाँ। Sticks. हमारे मुल्क में इसका स्टिग्मा ये नहीं समझा है, जाता है। हम हाँ। लोग ये स्टिक्स का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप मार्केट में चले आपको कहीं से स्टिक मिलना नामुमकिन हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी आज कि यार एक स्टिक Stick यूज के कर साथ लो, use कर। आपको एक प्रोटेक्टिव वेट बेरिंग मिल जाएगी और आपको मदद करेगी और उसमें बहुत अच्छी वॉक। लेकिन आर्थराइटिस के मरीजों में मैं हमेशा मतलब हम लोग मना करते हैं कि वॉक करने से आपका घुटना और घिसेगा। ओह, उसके उसमें लिए walk नहीं करना है? उसके लिए इज बेटर कि आप साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें या आप कोई ऐसी जिसमें आप जैसे एलिप्टिकल्स होते हैं, दे आर गुड। ठीक है। वॉक से आपको Okay. अगेन सारा वेट आएगा, अगेन आपको तो वो घुटना का मीडियल ज़्यादा कंपार्टमेंट ठीक कोलैप्स है। जो आपका आज का ठीक है टॉपिक जी। है ना वो यही है। देखें आपने जैसे कहा 40s में अगर अच्छा हाँ। कर लें, 40s में अगर हम अपनी ये विटामिन डी कैल्शियम अच्छा मेंटेन रख बेहतर सकेंगे करेंगे तो आगे जो है ना हमारी लाइफ बेहतर easy हो हो जाएगी, वरना हम पे डिपेंडेंट रहेंगे बाकी लोगों के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर। तो उससे बचना है हमें। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं, डॉक्टर असद अली मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और इस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कारोबार, मर्शियत, ताजर और महंगी बिजली ने जहां आवाम की चीखें निकलवाई हैं, कारोबार और इंडस्ट्री को भी शदीद मुतासर किया है। बिजली महंगी क्यों है,
इसके कुछ वजूहात मिलना हमारे सामने आ चुकी हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं। हुकूमत IPPs के माबैन मुआहिदों की वजह से एक पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली के यूनिट 750 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीद रही है, जबकि कोयले के पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये फ़ी यूनिट भी ख़रीद रही है। हवा और सोलर से 50 रुपये फ़ी यूनिट से भी ज़्यादा में बिजली ख़रीदी जा रही है। हुकूमत 15% लोड फैक्टर पर एक प्लांट को 140 अरब रुपए, जबकि 17% लोड फैक्टर पर दूसरे प्लांट को 120 अरब और तीसरा 22% लोड फैक्टर पर जो तीसरा प्लांट है उसको 100 अरब रुपए सब्सिडी की मद में अदायगी कर रही है। ये कुल 3 प्लांट्स हैं जिनको 370 अरब रुपए बनते हैं और ये तब भी देने हैं जबकि पूरा साल 15% लोड फैक्टर पर ये प्लांट चलते हैं। हमारे हमसाया मुल्क में अगर देखा जाए तो बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 10 से 25 रुपए है, जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो हमें फ़ी यूनिट 60 से 80 रुपए में ये एक यूनिट मिलता है बिजली का। तो महंगी बिजली कारोबार को कैसे मुतासर करती है, ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, ये जानने के लिए हमने आज दावत दी है। प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काशिफ अनवर साहब हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उसके साथ फ़हद अमीन ने भी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फ़हद आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सर आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं तो वही कहूँगी, महंगाई, हाय रे महंगाई, कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि सिर्फ एक आम आदमी नहीं बल्कि हम भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं, जिसको मुतवस्सित तबका भी कहा जाता है। तो कारोबार को ये किस तरह मुतासर कर रहा है? देखें, ये हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को ये इस महंगाई ने मुतासर कर दिया है। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ ये कहा जाए कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं सिर्फ वो ही अफेक्ट हो रहे हैं, जो अपर मिडिल के लोग भी हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। और जब देखिए महंगाई स्टार्ट कहाँ से हुई? महंगाई हुई जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई। हाँ जी, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई तो वहाँ से आपकी महंगाई स्टार्ट हो गई, फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। और हमें इस बात को भी देखना है कि हमने प्लानिंग नहीं की, हम हाइडल की तरफ नहीं गए। बिल्कुल, हमें हाइडल की तरफ जाना चाहिए था। फिर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की वजह से नहीं हुई। बिल्कुल ट्रू। तो अब फिर तो यही होगा ना, जब आप नहीं प्लानिंग करेंगे तो फिर यही होगा। आप सिर्फ ये करते रहे पिछले सालों में कि टैक्स बढ़ा दो। हमने सिर्फ एक एलामिया अलापा है कि ताजिर टैक्स नहीं देता, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देती, आवाम टैक्स नहीं देती, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हम अखराजात को कैसे कम करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, हम मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ कैसे जाएंगे। अब देखें, आपके मुल्क में जब पिछले दिनों ही हमारी एक बहुत डिस्कशन हो रही थी कि हम सोलर के ऊपर टैक्स लगाने लगे हैं। अब जहाँ पर हम, अब चलें, मैं कहता हूँ सोलर की एनर्जी का इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन आटे में नमक के बराबर है, लेकिन है अब, और वो जितना भी नमक है और जितने भी वो कंज्यूमर्स हैं वो अपने पैसों से लगा रहे हैं और बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा करके सरकार को दे रहे हैं और खुद भी और सरकार ये कह रही है कि हमने इस पे भी टैक्स लगाना है। अब जिन्होंने नेट मीटरिंग करी हुई थी उन्हें कहा जी कि अब हमने ये नेट मीटर्स उतार लेने हैं, उनकी जगह पे एक और मीटर लगना है, यू हैव टू पे 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा, हम आपका मीटर चेंज करें। देखिए, जहाँ पर देखिए जिस मुल्क में भी आपका किसी कारोबार में भी जहाँ पर आपकी प्लानिंग नहीं होती वहाँ पर ऐसा ही होता है। अब हमने क्यों नहीं डैम्स की, अब जो बन रहे हैं डैम्स, देखिए उन्होंने भी 2030 में जाके आपकी बिजली को प्रोड्यूस करना शुरू करना है। अब हमें करना क्या चाहिए था? अब बात यह है कि जो IPPs के एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन ये क्या एग्रीमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं? बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। देखें, पहली बात तो ये है हमारी 43,000 मेगावाट्स की हमारी है कैपेसिटी है। हाँ जी। और मैक्सिमम जब हमारा लोड होता है तो 30,000 हमें चाहिए होता है, वरना 27-28,000 मेगावाट्स के करीब हमारा काम चल जाता है। जब हमें इतनी बिजली चाहिए नहीं तो फिर हम इतनी बिजली प्रोड्यूस अगर कर सकते हैं, और मज़े की बात है ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकती। अच्छा। और वो बिजली हम उसके पैसे दे रहे हैं कि जो हम बना सकते हैं।
हम बनाते नहीं हाँ। हैं, लेकिन हम उसके पैसे दे रहे हैं वाह, और वाह, उसके वाह। पैसे आप दे रहे हैं, उसके पैसे हम दे सब रहे दे हैं, रहे हैं, हम सारे सब दे रहे हैं, हाँ। तो देखें ये तो अब सवाल जो है, ये बयानिया जो है, ये अब सबके सामने। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे बहुत से पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी आईपीपीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये सिर्फ ये बात गलत है अच्छा। कि हमारी सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं आईपीपीज की, वाह वाह, पाकिस्तानियों की भी हमारे है। पाकिस्तानियों। फौरन तो सिर्फ 8 और 7। सही कह रहे हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी। सारे पाकिस्तानी हैं, वाओ। वो पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान से वो पैसे ले रहे हैं Oh और my वो God। पाकिस्तानी इस वावेले में शामिल हैं वाह वाह वाह, कि क्या बिजली बात है। सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, तो वो और हमें मतलब ये हाथी के दिखाने खाने के दांत और दिखाने के दांत और। देखें, ये मुझे नहीं पता लेकिन नहीं, देखें, मुहावरा है ना ये, मैंने तो वो कोट किए। मुझे इस मुहावरे की समझ ही नहीं आई। लेकिन बात ये है, हमारे ऐसे तमाम पाकिस्तानी अच्छा। जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाँ। उन्हें अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए हुकूमत पाकिस्तान को पेश करना चाहिए कि ये चले, जो पीछे हो गया कि ये एग्रीमेंट्स जो हैं आप इनको चले। रिविजिट करें और रिवाइज। हम आप अपने हमसाय मुल्क में ही देख लें, वहाँ पे कितने बिजली का 10 से यूनिट 25 10 रुपए से 25 रुपए, हमारे यहाँ पे 60 से 80 रुपए का मिल रहा है। देखें, ये सारा इशू तभी हुआ जब से आईपीपीज़ का हुआ, जब हमारे पास उस वक्त भी कोई ऑप्शन नहीं था जब हम आईपीपीज़ की तरफ गए। लेकिन आईपीपीज़ बिल्कुल 1999 और 2000 से ये लगने शुरू हो गए थे। अब हमारे जो आईपीपीज़ देखें, अब करना क्या चाहिए हमें इस वक्त, तो अब हम चूंकि ये मर्ज की समझ आ गई है, तो अब तो हमें इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है ना, कि जो आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, हमें उन आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स को रिन्यू नहीं करना चाहिए। फिर हमारे कुछ ऐसे गवर्नमेंट के आईपीपीज़ हैं जिन्हें हम बंद कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट के साथ ही एग्रीमेंट है ना, ताकि वो जो हमारी जो हम कैपेसिटी के चार्जेस पे कर रहे हैं, वो कैपेसिटी के चार्जेस हमारे ख़त्म हों। फिर हमारे कैपको और जैनको एक हैं, वहाँ पर हज़ार मेगावाट हैं, हम उसके भी कम कर सकते हैं। तो 7-8 हज़ार कैपेसिटी में से हमारा ये रिड्यूस हो सकता है, अच्छा। जिसके हमारे ये कम हो सकते हैं। दूसरी बात, अब हम ये बात करते हैं कि क्या हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं। देखें, आप फॉरेन इन्वेस्टर से बात ना करें, क्योंकि उसका जितना भी शेयर है आप फॉरेन इन्वेस्टर को छोड़ दें। हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने कदम बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है कि आप इस रेट को हमारे साथ रीनेगोशिएट कर लें। अच्छा। अगर वो नेगोशिएट कर सकते हैं तो बाकी सारे जो आईपीपीज़ हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के हैं, वो क्यों नहीं रीनेगोशिएट कर सकते? और वो अगर मीडिया के सामने आके कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मीडिया के सामने आकर कहा कि जनाब आप हमारे साथ उनको रीनेगोशिएट करें। हमें देखें, हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त इतना बोझ है इस आईपीपीज़ का, हमारी इस पेमेंट का, जो पेमेंट सरकार कर रही है बिजली की, और जिसका अफेक्ट सीधा आवाम के ऊपर जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर जा रहा है। और ये बात समझने वाली है कि अगर हमने बिजली की कीमत को कम नहीं किया तो आपकी इंडस्ट्री बंद होती जाएगी, आप एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेंगे, आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी होगी, और जब आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी होगी तो आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब होगी। तो इस पर हुकूमत को, और जो बहुत ज़रूरी है, हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमारा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये जिम्मेदारी है कि वो एक पेज के ऊपर बैठें। जब तक वो एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे, देखें इस वक्त ये बात नहीं है कि आप अच्छे, आप बुरे, आप अंदर, आप बाहर। इस वक्त पाकिस्तान की बका का सवाल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तमाम इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आवाम, इंडस्ट्री हर्ट हो रही है, उनका सलूशन निकलना चाहिए, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो आपकी आवाम भी अफेक्ट होगी और आपकी इंडस्ट्री भी अफेक्ट होगी। लेकिन क्या आप लोगों से, बिकॉज आप लोग एक बड़ा फैक्टर हैं, ताजर बरादरी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये कहीं पर भी कॉमर्स होती है, चैम्बर होता है, उससे मुंसलिक होते हैं, उनसे मुशावरत की जाती है, उनसे कोई टिप्स ली जाती हैं कि किस तरह हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं? हम अपने ताई और अपनी जगह पर ज़रूर ये बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, अब जैसे फ़ाद भाई ने कहा कि इसका एनर्जी ऑडिट होना चाहिए। देखें, नेपरा को सबसे पहले तो नेपरा को पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। आईपीपीज़ कब लगे और किस किस के लगे, कौन कौन से लोग हैं, कितनी पेमेंट की, हमने कितनी ऐसी पेमेंट की जिसकी हमने बिजली प्रोड्यूस नहीं की, सिर्फ हमने एग्रीमेंट करके हमने वो पेमेंट कर दी।
कब रिटायर हो रहे हैं अगले, ताकि अवाम को उसकी पिक्चर मिले और स्टेट उसके मुताबिक फैसला कर मतलब सके। क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए ना सारी चीजें कि मैं कौन क्या आपको कर। एक बात बताऊं, अभी जो अदादोशुमार सामने आ रहे हैं उसमें गुज़िश्ता 5 साल के जो अदादोशुमार सामने है उसमें 6,000 अरब रुपए की जो है वो बिजली इस्तेमाल हुई, ठीक है, जो पेमेंट ठीक है, थी वो ओके। देनी थी, उन्होंने बिजली दी, सही। मगर 29,000 अरब रुपए की जो है वो पेमेंट की गई। वो पेमेंट जो है वो 29,100 हाँ जी, अरब हाँ जी, की पेमेंट की गई है। पेमेंट वाह की जी गई वाह। है। और वो उसका को पता नहीं कि कहाँ गई। हाँ क्या जी, बात है। बस चले यही जी, सूरत ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने शेयर की है कि आईपीपीज क्या हैं और उसमें किस तरह सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद है, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। फ़ाद अमीन भी हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आप ग़िज़ा ले रहे हैं, आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका स्लीप साइकिल बेहतर नहीं है, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, या फिर आप 7 से 8 घंटे की जो नींद कहा जाता है वो नहीं ले रहे हैं, डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो आपकी सेहत जो है वो ख़राब होने की तरफ चली जाती है। बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि 40 के बाद 50 के बाद आपकी जो स्लीप का साइकिल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपको नींद कम आती है, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, आपको टूट कर नींद आती है, डीप स्लीप नहीं आती है। ये हमारे घरों में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ ये मसला दरपेश होता है। तो आज हम उसी वाले से बात करेंगे कि ये होता क्या है, स्लीप एपनिया क्या है, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इसकी वजह से हमारी सेहत के हवाले से क्या क्या मसाइल हमें देखने पड़ सकते हैं। इस पर बात करनी है। डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बढ़ती उम्र में जो नींद के मसाइल हैं, ख़ासतौर पर नींद की कमी जो है वो क्यों होना शुरू हो जाती है? देखिए, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कई घंटे सोता है, हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की नींद का दौरानिया कम होना शुरू हो जाता है। सही। तो इसको हम कहेंगे उम्र के साथ नींद का एक हद तक कम होना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या एक नॉर्मल प्रोसेस है। ओके। ठीक, लेकिन एक हद से ज़्यादा नींद का कम होना और नींद का सही तरीके से ना आना, ये एक बीमारी है। अच्छा, ओके। जब किसी को अच्छी नींद आती है तो कहते हैं कि ये सेहतमंद है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हम बच्चे को भी कहते हैं ना, जब ये अच्छी नींद लेगा तो ये जी। सेहतमंद रहेगा, ये मोटा होगा और ये हेल्दी रहेगा। इसी तरह हमारी नींद के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जैसे हम बिस्तर पे जाते हैं, लेटते हैं और हमें नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है, नींद आती है हमें, इसमें 2 से 3-4 घंटे लगते हैं। और उसके बाद में एक नींद का वो हिस्सा होता है जिसे हम रैम स्लीप कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या जिसके अंदर हमारी आँखों की मूवमेंट तेज़ हो जाती है, मुंह से थूक निकलता है, ख्वाब आते हैं हमें, और इसे गहरी नींद कहा जाता है। डीप स्लीप जिसे डीप स्लीप कहते हैं जी, मैं बड़ी गहरी नींद सोया, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। सही। अब अगर आपकी नींद में ये डीप स्लीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नींद हेल्दी नहीं है। अच्छा। पहली बात तो आप बिस्तर पे गए और बिस्तर पे जाके आपको सोने में 1 घंटा लग गया, हाँ जी, ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में आपको नींद भी आई तो बस हल्की सी नींद आई, वो गहरी नींद नहीं आई। उसका नतीजा ये होगा जब आप उठेंगे तो आप कोई भी जहनी काम करने में सही तरह उस पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, यू विल फील और lethargic कोई और भी सारा आप मेंटल फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके। तो इसलिए एक सेहतमंद नींद का होना
एक सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या फिर मसाइल कहाँ पे पैदा होते हैं? चले बढ़ती उम्र के साथ साथ तो नींद की कमी है, लेकिन नौजवानों में भी नींद की कमी है। ख़ासतौर पर नींद आ जाती है लेकिन डीप स्लीप नहीं होती है। मतलब वो जो एक, जैसे आपने बताया ना कि वो कि पता ही ना चले कि हम लोग इतनी अच्छी हमारी नींद हो गई है कि सुबह उठ के हमें फ्रेश सी फीलिंग आ रही होती है, वो नहीं आती है। तो वो किस तरह ली अब जा यहाँ सकती पर है? जो है वो इसमें हम 2 किस्म के जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। जी, ठीक है, 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और गर्दन भी मोटी नहीं होती, हाँ जी, बिल्कुल जो नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट वाले। ओके, ये ऐसे होते हैं कि इनकी आदत कुछ मुनासिब नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बिस्तर पे लेटकर, शाम के वक्त कॉफ़ी पी लेना, ओके, ठीक है, और इसके अलावा ये है कि दिन में कोई किसी किस्म की जिस्मानी एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वर्जिश ना करना। अच्छा, तो ये लोग वो लोग होते हैं कि जिनको हेल्दी स्लीप नहीं होती या नहीं आती और जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती, लेकिन उनका गर्दन का साइज़ भी ठीक है, उनका वेट भी मुनासिब है, जो आम तौर पे हमारी नौजवान नस्ल होती है। तो ये नौजवान नस्ल तो अगर ये शाम के वक्त कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल ना करे, बिस्तर पे लेट के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करे और दिन में कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करे, तो ये तो इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, लेकिन असल मसला दूसरी तरफ आता है कि जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है, और ये वो बीमारी है जिसको अमूमन हमारे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर का और ये जो इर्द गिर्द का रीजन है गुजरांवाला का, ये बीमारी नहीं समझता इसको, ये बीमारी नहीं समझता। अच्छा। कहते हैं डॉक्टर साहब ये कौन सी बीमारी है, हद हो गई है। तो वो ये बीमारी है कि अगर आपका गर्दन का कॉलर का साइज़ 38 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ओके, या 17 इंच से ज़्यादा है, अच्छा, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि जैसे ही आप सोते हैं तो सोते वक्त आपके गर्दन के पट्टे रिलैक्स करते हैं, हाँ, और रिलैक्स करने की वजह से जो आपकी जो फैट होती है यहाँ पर गर्दन के ऊपर, वो फैट आपकी सांस की नाली को जो है वो तंग कर देती है, और जब तंग करती है तो आपको सोते हुए उसमें खराटे आते हैं, और खराटे आने के साथ ही होता है कि आपकी सांस की नाली इतनी तंग होती है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाती है। ओके, ठीक है, अब जब ऑक्सीजन ड्रॉप करती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन सिग्नल भेजता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, जिसमें हार्ट भी शामिल है और दूसरे हमारे हिस्से शामिल है, कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लिहाजा खून का दौरानिया या खून का प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि मुझ तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचे। ओके, ठीक है, अब वो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या होगा कि दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़केगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ओके, ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जाए। सही, साथ हमारे जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होंगे जो कि हमारे खून की नालियों को मज़ीद सख्त कर देंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े और दिमाग को ऑक्सीजन ज़्यादा जाए। तो फिर इसका हल क्या है? एक तो वही फिर अपने आप को बेहतर करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट लूज़ करें, यही या फिर इनको मेडिकेशंस की तरफ भी लेके जाया जाता है? हाँ, देखिए ये जो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना बेहतर चाहिए, करना, बेहतर करना चाहिए। लेकिन बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि दिल के मरीज़ हैं या जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो लाइफस्टाइल चेंज करें। अच्छा, तो उसमें ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी स्लीप स्टडी की जाए। स्लीप स्टडी में देखा जाता है कि आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप होती है, कितनी दफ़ा होती है सोते ठीक वक्त, है, आप जब सो रहे होते हैं तो आपको कितनी गहरी नींद आ रही होती है, अगर ऑक्सीजन ड्रॉप होती है तो कितने % ड्रॉप होती है नॉर्मल से, और कितने वक्फे के लिए, टाइम के लिए होती है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके बाद में एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसके साथ मास्क होता है, उससे हवा तेज़ी से आती है। उसका काम ये होता है कि सोते हुए आपकी सांस की नाली को खुला रखना है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो और आपकी खून में ऑक्सीजन ड्रॉप ना करे। ये होती है उसकी फौरी जो है वो ट्रीटमेंट। ठीक और है। इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं। अब उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब हम लाहौर में हैं, इस टाइम बैठे हुए हैं, इस वक्त मौसम के हालात आपके सामने, जी, टेम्परेचर जो है
वो 37 है लेकिन फील फील्स 40 हो रहा है, 45 हो रहा है, 48 तक गई है, ठीक है। अब हम मरीज को कहते हैं कि जी आप दिल के मरीज हैं, आप वॉक करें, बहुत ज़रूरी है आपको वॉक करना। अब ऐसे मौसम में, इस हब्स वाले मौसम में, जब दिल का मरीज़, बल्कि आम आदमी भी जब वॉक करता है तो पसीनों से शराबूर हो जाता है, और जब पसीनों से शराबूर होता है तो उसके अंदर खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ओके, ठीक है। अब जब खून गाढ़ा होता है तो उसके अंदर दिल का अटैक होने का चांस बढ़ जाता है ऐसे मरीज़ का। तो लिहाजा ये नहीं है कि मैं बस सोचे समझे ही बस जी मैं एक्सरसाइज करने चला एक्सरसाइज करूँ, शुरू करूँ। या तो आप जिम में जाके करें, तरीके से एक्सरसाइज करें जहाँ पर एसी लगा हुआ है, ख़ास माहौल है, कि ज़्यादा पसीना ना आया, ज़्यादा पसीना ना आए, आपको ये देख के करना है, पसीना आए ध्यान से करना है। ओके, ऐसे भी केसेस हैं कि जो कि दिल के मरीज नहीं थे, तो वो बन लेकिन गए हैं। उन्होंने इस मौसम में बहुत ज़्यादा वॉक की, तो वॉक करने से वो डिहाइड्रेट हो गए, पानी की कमी हो गई, खून गाढ़ा हो गया और उनको दिल की तकलीफ हो गई। तो लिहाजा इस मौसम में एहतियात रखें। ये नहीं कि आज जो है वो प्रोग्राम देख लिया तो लिहाजा मैं आज से ही वॉक करना शुरू कर रहा हूँ लेकिन अगला हिस्सा नहीं सुना। अगला हिस्सा सुन के, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अपनी डाइट हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो हम नाश्ते करते हैं, खमीरी रोटी, निहारी, खमीर रोटी, पाए, कुलचे, पाए, और ये खोए वाले चने और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए जहर हैं। ठीक है। कभी साल में एक आध दफ़ा इनका इस्तेमाल, साल में एक आध दफ़ा? डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हम उनका टेस्ट भूल जाएं साल में एक आध दफ़ा खा के? महीने में एक आध दफ़ा कह दें आप? बड़ा मुश्किल है। देखिए हम जो है वो अपना सारी ज़िंदगी हमने इलेक्ट्रॉनिक लाइफ कर ली है अपनी। हम ज़रा सा वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना अपने लिए मसला समझते हैं। लिफ्ट पे जाएंगे, कहीं जाना है 5वीं मंजिल में, 6ठी मंजिल में, तो हम कहेंगे कि लिफ्ट पे जाना है, सीढ़ी चढ़ के नहीं जाना। हाँ जी, हालांकि सीढ़ी चढ़ना, अगर आप दिल की तकलीफ नहीं है आपको, तो सीढ़ी चढ़ना एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है, बेनिफिशियल है आपके लिए। बेनिफिशियल है। लेकिन हम जो है ना वो नहीं करेंगे, हम लिफ्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हमारी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग इंतहाई जो है वो सहल पसंद ज़िंदगी के आदी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, बिस्तर पे सोना, बिस्तर पे लेटना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, वो बड़ा मशहूर है। एक दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा आखिर में, कि वो डॉक्टर साहब के पास एक मरीज़ गया दिखाने, उसने कहा कि डॉक्टर ने कि आप गेम किया कि, उसने कहा मैं गेम करता हूँ। तो कितनी देर करते हैं? जब तक बैटरी डाउन ना हो मोबाइल फ़ोन की, तो वो मोबाइल पे खेल लेते हैं, गेम खेलते हैं। या फिर एक जो है वो एक खातून चेक कराने आती है डॉक्टर को, शी इज़ ओबीस, बहुत मोटी होती है, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब एक्चुअली जो मोटापा है ना, दिस रन इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में ये रन करता है। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली नो वन रन इन योर फैमिली। दैट्स ट्रू कि कोई रन नहीं करता, इसलिए मोटापा बढ़ता जा रहा है। खैर ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं मोटापे से, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, तो अपने डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज इंक्लूड करें, और इस मौसम में ख़ास तौर पर ध्यान से देकर एक्सरसाइज आपने करनी है। डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।